हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छा, शांत, सुकून भरा जीवन जिए और हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हो। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं रहता। जिंदगी में परेशानियां भी आती हैं और हम परेशान हो भी जाते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये परेशानियां आए और हम हंसते हंसते इनका हल खोजें और जिंदगी सुकून से चलती भी रहे? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नंदितेश निलय का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिहेवियरल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, थिंकर हैं और साथ ही बड़ी खूबसूरत बात है कि आप एक पोएट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये बताएं कि जिंदगी में, जैसा मैंने कहा कि परेशानियां, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, हालांकि हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन परेशानियां आए पर हम परेशान ना हो, उनका हल सुकून के साथ खोजा जाए, जिंदगी खुशी से चले। क्या मुमकिन है ऐसा? बिल्कुल मुमकिन है। शर्त यह है कि हमारा मन शांत हो। और हमारा मन तब शांत होगा जब जहां पे हम रहते हैं, जैसे हमारा घर है, उस घर में जो हमारे रिश्ते हैं, आखिर शांति का कोई स्रोत तो होना चाहिए। तो हमारा अगर हमारे घर में अगर शांति है, हमें लोग समझते हैं, हम उनको समझते हैं, तो कहीं ना कहीं से यही हमारी ताकत हमें बाहरी मुसीबतों से लड़ने की ताकत देती है। तो मैं एक ही शब्दों में कहूंगा कि मन शांत तभी होता है जब आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपसे सुकून पा सकें और आप उनसे भी सुकून पा सकें। अमूमन ये शिकायत देखने में आती है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ नहीं पा रहा। उस सामने वाले व्यक्ति को ये शिकायत रहती है कि शायद जो ये कह रहे हैं वाकई ऐसा नहीं है और जो मैं समझ रहा हूँ वही सच है। तो ये कैसे ऐसा हो कि जो मैं चाहती हूँ कि दुनिया मुझे समझे, वो वही समझे? मैं आपको एक रिश्तों का एक सूत्र देता हूँ। दो व्यक्ति के बीच में संबंध अच्छे हों, अगर हम आंख बंद करके सोचें तो वो क्या है? वो है कि अगर एक व्यक्ति को ये एहसास हो कि सामने वाला व्यक्ति हमें ऑनर देता है। राइट। ऑनर से बड़ा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। किसी भी रिश्ते में, चाहे इंसान और जानवर का रिश्ता हो या एक इंसान और इंसान का रिश्ता हो, ऑनर के बाद सब कुछ छोटा पड़ जाता है। जैसे ही आप ऑनर देते हैं, मतलब आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो पहला पायदान है ऑनर। दूसरा, रिश्तों का एक अपना ग्रामर है। और वो ग्रामर ये है कि जैसे ही ग्रामर की भाषा बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। तो आपने देखा होगा कि जिन रिश्तों में कड़वाहट होती है, वहां पे आर्गुमेंट बहुत होते हैं, लॉजिक्स बहुत होते हैं, तर्क बहुत होते हैं। लेकिन जिन रिश्तों में कड़वाहट नहीं होती, वहां पे नरेशन होते हैं। हम उनकी चर्चा करते रहते हैं। कोई हमसे मिलता है तो हम ये कहते हैं, आज ये हुआ, आज ये वो हुआ, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, हम आपको ये कहना चाहते हैं। तो कहीं तर्क नहीं है, क्योंकि ऑनर मिल चुका। जब ऑनर मिल चुका तो हम दूसरे पायदान पे हैं। लेकिन जैसे ही ऑनर नहीं मिलता, हम तो अपने रिश्तों में ऑनर ढूंढ रहे हैं, ऑनर मिलता नहीं, तो हम सोचते हैं हम क्या करें। तो चलो भाई, हमारी पास जो भी बुद्धि है, हम उससे दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करें, और हम आर्गुमेंट में पड़ जाते हैं। अगर आर्गुमेंट की जगह नरेशन लेती है तो फिर क्या होता है? संबंध में रिटोरिक आता है। रिटोरिक बिल्कुल आपके साहित्य की भाषा है, साहित्य की ये सब चीजें अवधारणाएं हैं। रिटोरिक का मतलब आप उस व्यक्ति को बहुत अलंकृत करके पेश करते हैं। जैसे मैं पूछूं कि आपके पिता के बारे में आप कुछ कहिए, तो आप बिल्कुल शब्द ढूंढेंगे, आप सोचेंगे दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द मैं लेके आऊं अपने पिता के लिए। और जब रिटोरिक आ जाती है आपके संबंध में, फिर संबंध में कुछ कहने को नहीं रहता। दो व्यक्ति आपस में कंप्लीटली मिल जाते हैं। और ये जैसे इज्जत की, ऑनर की आपने बात की, तो अगर किसी को शिकायत हो कि संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो शायद शुरुआत इज्जत देने से की जाए। कि अगर किसी को ये महसूस होता है कि मुझे वो इज्जत नहीं मिल रही रिश्तों में, जो मिलना चाहिए, जो ऑनर होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो नहीं है, तो शायद वो शुरुआत देने से करें। अलका जी, कुछ अंतर्विरोध है बहुत। मनुष्य से बड़ा अंतर्विरोध का पुंज कोई नहीं रहा, और मनुष्य से बड़ा वल्नरेबल भी कोई नहीं रहा। तुरंत टूटना, तुरंत बिखरना, तुरंत मजबूत बन जाना। तो अगर आप जो ऑनर की बात कर रही हैं, इज्जत की बात कर रही हैं, हम तो इज्जत तब तो दें आपको जब हम आपको स्वीकार कर ले। तो ये शुरुआत कैसे हो? आप मुझे बताइए, माँ और बच्चे के बीच में संबंध जो होता है, उसमें क्यों नहीं ये सवाल खड़ा होता?
बच्चा काला है, गोरा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को उसी परिस्थिति में स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार किया, माँ ने अपने बच्चे को ऑनर दिया। यही चीज बच्चे हमारे और भी संबंधों में है। क्या आप वास्तव में अपने संबंधों को स्वीकार भी करते हैं? मन के किसी कोने में मलाल रहती है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो जब आप स्वीकार नहीं करते तो ऑनर भी बिल्कुल साफ सुथरी नहीं होती, और जब ऑनर साफ सुथरी नहीं होती तो फिर वो बस पूरी जिंदगी रिश्तों को पकड़ते रह जाते हैं। अंत में पता नहीं चलता हम चाहते क्या थे। पर अगर रिश्ते इस कदर बिगड़ गए कि कड़वाहट पूरी तरह से फैल चुकी है, जब आपको लगे कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दिल में एक थोड़ी सी आस जरूर रहती है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता, सामान्य होता, मधुर हो जाता, ऐसे में पहला कदम क्या हो उस वापसी की तरफ? माफी मांग लीजिए और क्षमा कर दीजिए। अगर आपने माफी मांग ली तो फिर किन बातों का कोई मतलब नहीं होता। कुदरत का ये खेल है कि वो आगाज और अंजाम बहुत आसानी से बनाता है। पूर्ण विराम बना इसलिए आपने माफी मांगी, पूर्ण विराम हुआ, और आपने क्षमा कर दिया, मन शांत हो गया। अब क्या बचा है? आप जैसे भी हो, हमने स्वीकार कर लिया। आपने देखा होगा कि पति पत्नी के बीच में यंग एज में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, बहुत नोकझोंक होती है, लेकिन बुढ़ापे में वही पत्नी वही पति के साथ रहना चाहती है, वही पति वही पत्नी के साथ रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से सब कुछ माफ हो गया, सब कुछ भूल गए, बस अब मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप मना भी नहीं कर पा रहे हैं, उन रिश्तों को आप डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, नकार भी नहीं सकते हैं, और लगता है जैसे आप ढोए चले जा रहे हैं, और फिर उसकी एक प्रतिक्रिया, उसका एक बोझ आपके सारे काम पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। आप चाहे ऑफिस में हैं, चाहे आप दोस्तों के बीच में हैं, पर आप पूरी तरह से वहां पे नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। कैसे इस स्थिति से निकला जाए? देखिए, जीवन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम जो चाहते थे वैसा हो। हमारा कोई अंग हमारा साथ नहीं देता तो हम तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल, है ना? ठीक उसी तरह से हमारे जो रिश्ते होते हैं, हम चाहते क्या है? हम रिश्तों में ये चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे आप भी रहो। लेकिन कैसे संभव है? यही तो जीवन है। कहीं पे खाई है, कहीं पे नदी है, कहीं पे तालाब है, कहीं पे रेगिस्तान है, यही जीवन है। तो अगर आपके रिश्तों में कोई बंध गया जो शायद 100/100 नहीं है, 100% नहीं है, सो व्हाट? आपने उसको कभी एहसास नहीं होने दिया, ये क्या कम बात है? क्या आपको अपने व्यक्तित्व की ताकत का पता नहीं चला कि 100/100 नहीं है तो भी मैं इस व्यक्ति के साथ हंसते हंसते जिया? यह जिंदा दिली का नाम है। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता के कंधों पे कि हम अपने बच्चों को न सिर्फ सफल बनाएं, जिम्मेदार बनाएं, रिश्तों की अहमियत समझाएं। ऐसे में ये पूरी जिम्मेदारियां हम पूरी तरह से कैसे निभा पाएं, ये एक डर, एक खौफ हमेशा माँ बाप में बना रहता है, कहीं हम फेल ना हो जाएं। नहीं, फेल होने की बात नहीं है। देखिए, सब कुछ मन की बात है, इसमें फेल और पास की तो बात नहीं। ना पिता और माता की सेवा करके आप पास हो सकते हैं, ना फेल हो सकते हैं। ये संबंध ही ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई नंबर नहीं है इसके। अगर आप नंबर की आस में बढ़े तो फिर वही औपचारिकताएं निभानी शेष रह जाएंगी और कुछ नहीं। जब आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो आपके अंदर से वो भाव पैदा होना चाहिए। वो कहा जाता है तोरा मन दर्पण कहलाए, तो मन तो सब कुछ है। मेरे पिता को कोई पेन है, मेरी माँ को कोई पेन है, और मेरे माता पिता बुढ़ापे में ये कहते हैं कि मेरा पुत्र समझता है, तो है तो सब कुछ, तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। क्या से आप मुझे बताइए, हम अपने माँ बाप को दे क्या सकते हैं? कोई पुत्र अपने माँ बाप को क्या दे सकता है? आप खुद सोच के बताइए। उम्र बढ़ते जाती है, बैंक के पैसे पुत्र के होते हैं, परिवार के होते हैं, कपड़े लत्ते के प्रति शौक खत्म हो जाती है। क्या आप देंगे अपने माँ बाप को? बुढ़ापे में खान पान कम हो जाता है। वो आपका स्नेह चाहते हैं, और आप वो स्नेह पोल्यूटेड करके पेश करते हैं, आर्टिफिशियलिटी के साथ पेश करते हैं। फिर क्या आप नंबर लेने के लिए करते रहिए। वो तो अंत में पता चलता है कि जो नंबर आप अपने माँ बाप से लेना चाहते हैं वही आपके पुत्र भी आपको नंबर देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे हमारे बच्चों के लिए भी हमारी जिम्मेदारी बहुत है। हम चाहते हैं कि वो अच्छे नागरिक बने, अपनी जिंदगी में सफलता वो जरूर अचीव करें। तो ऐसे में बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाए कि न सिर्फ वो अच्छा करें, जीवन में संतुष्ट रहें, बल्कि वैल्यूज कायम रहें? आप उसके साथ रहें। वैल्यूज को मैंने हमेशा कहा कि जीवन मूल्यों की जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे पहले सीनियर्स की तरफ होती है, जूनियर्स की तरफ नहीं। सीनियर्स जो घर के हैं, जो माँ बाप हैं, वैल्यूज का मतलब क्या है? बड़े सॉफ्ट चीजें होती हैं वैल्यूज। ईमानदारी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, सिंपैथी, कॉम्पैशन, हम सभी वैल्यूज कहते हैं। तो मेरे बच्चे क्या मुझे ऐसा करते देखते हैं? कैसे सीखें वो वैल्यूज? आप कहते हैं हमारा बच्चा नकल करता है जी, टेलीविजन पे जो देखता है वो नकल करता है, माँ बाप ने जो देखता है वो नकल करता है। तो वैल्यूज भी कुछ दिखाइए कि वो नकल करे। बिल्कुल बिल्कुल। पिता के बिस्तर की चादर को आप झाड़ेंगे तो उसे लगेगा कि ओ मेरे दादाजी की कितनी केयर होती है। उनको आप खाना निकाल के देंगे तो वो बिल्कुल सोचेंगे। माता जी के चरण छुएंगे तो वो बिल्कुल सोचेंगे। अपनी किताबों को आप सही ढंग से सहेज के रखेंगे, आप खुद रखेंगे, तब तो आपके बच्चे देखेंगे। बच्चों को माँ बाप देखने के लिए छोड़ क्या रखे हैं? आप तो उनको सड़कों पे मॉल्स दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, गैजेट्स दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। क्या करें बच्चे? तो वैल्यूज उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने तो यही समझा कि जिसके पर्स में जितना पैसा वो उतना बड़ा आदमी, जिसकी बड़ी गाड़ी वो बहुत बड़ा आदमी। तो आप बच्चों को कुछ देने के लिए छोड़ते नहीं, फिर किन जीवन मूल्यों की आशा रखते हैं आप? तो सारी जिम्मेवारी बहुत सिंसियरिटी के साथ माँ बाप पे है। ये बिल्कुल जैसे विवेकानंद का एक बहुत बड़ी बात विवेकानंद ने कही कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, वैल्यूज की बात करें, तो वो पानी के प्रवाह की तरह होना चाहिए जो ऊपर से नीचे आता है। तो सबसे पहले ऊपर वालों को मिलना चाहिए, फिर नीचे वालों को। लेकिन जब आप इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करते हैं तो वो धुआं की तरह होनी चाहिए। सबसे पहले नीचे वालों को मिलनी चाहिए, फिर ऊपर वालों को। तो वैल्यूज की जिम्मेवारी शुरू से लेके आज तक माँ बाप पे रही, क्योंकि हम कहते हैं जी हमारा बच्चा संस्कारी है। तो संस्कार तो किसी स्कूल ने दिया नहीं, तुरंत माँ बाप याद आ जाते हैं। तो जो माँ बाप ने दिया वो हमारा संस्कार बना, और यही संस्कार आने वाले भविष्य में एक संस्कृति को पैदा करता है। बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि ऑफिस में हमारे संबंध अच्छे रहें, मुझे एक अंडर अचीवर के तौर पे ना देखा जाए, मुझे जिस काम के मैं लायक हूँ उस लायक समझा जाए, वो काम मिले, ये कैसे हो? देखिए, इसकी फिर शुरुआत मैं पहले घर से करूंगा, फिर मैं ऑफिस पे आऊंगा। मैंने कहा कि घर स्रोत है हमारा, सोर्स है। तो अगर सोर्स सही है तब आप संबंध का मतलब भी समझते हैं। आप ऑफिस में किस तरह का संबंध बनाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऑफिस में आपको एक काम को पूरा करने के लिए रखा गया है, जिसके लिए आपको खास मेहनताना दिया जाता है। दैट्स ऑल। राइट। मैंने पहले सवाल के आपके जवाब में कहा था कि ऑनर सब कुछ होता है। तो अगर आप अपने घर में इन तमाम हथियारों के साथ चल के आप ऑफिस आते हैं, तो ऑफिस में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने का तो एक सिंपल सा माध्यम है ऑनर। आप उस ऑनर की आड़ में नेटवर्किंग करते हैं, आप उस ऑनर की आड़ में अपने सेल्फ इंटरेस्ट को रखते हैं, आप उस ऑनर की आड़ में किसी को पछाड़ कर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो बातें बिल्कुल भी बेमानी हो गई। फिर आप इसे संबंध का नाम न दें। यही दुविधा है। सबसे बड़ी दुविधा ऑफिस में ये है कि आप चाहते क्या है ऑफिस में। आपको एक काम को पूरा करने के लिए रखा गया। आपके सीनियर्स और आपके जूनियर्स वो सिर्फ आपसे क्या चाहते हैं कि आप सीनियर्स के सामने कॉम्पिटेंट दिखें, डिसिप्लिन दिखें, और जूनियर्स के पास उनके लीडरशिप रोल में दिखें कि आप उनकी रक्षा कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, रूसी मोदी टाटास में बहुत बड़े मैनेजर हुए, बहुत बड़े। उनसे बड़ा मैनेजर टाटास ने नहीं देखा। उन्होंने जीवन का सिर्फ एक फलसफा माना कि लोगों को इज्जत करना सीखो, अपने लोगों से स्वयं को अलग न मानो, आपके लोग आपके साथ रहेंगे। तो संबंध तो तब बनेगा जब घर में कोई गांठ ना हो। जब घर से 1000 गांठें लेके चले हैं तो ऑफिस तो वो जगह नहीं है जहां गांठें खुलेंगी। बिल्कुल। ऑफिस में तो सिर्फ और गांठें बनती जाएंगी। क्योंकि जो व्यक्ति मैंने देखा है कि ऑफिस का सफर तो एक जहाज पे चढ़े हुए नागरिक का सफर है,
कि हम सब चाहते और ना चाहते हुए उस जहाज पे हैं। तो आप चाहें या ना चाहें, आपको किसी की इज्जत करनी ही होगी। तो मेरा तो ये मानना है कि एक स्पिरिट रखिए इंसान की इज्जत की, लेकिन संबंध की जगह घर में ही है। जी, पर जब हम ऑफिस की बात करते हैं तो एक और शिकायत जो बहुत से लोगों की रहती है कि सभी लोग अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं जानते, हर किसी का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होता। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि अब काम तो हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। या फिर जब अच्छा काम मिलना होता है तो शायद हम नज़र नहीं आते, वो लोग नज़र में जल्दी आ जाते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं या कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखते हैं। तो ये कैसे किया जाए, इस पे कैसे कोई वर्क करे कि जो वो काम कर पा रहे हैं उस पे वो हक से कह पाए कि हाँ ये काम मैंने किया है, और वो जो कम्युनिकेशन है वो बीच में बाधा ना हो उसमें। अलका जी, ये कृष्ण का युग है, युग को समझना होगा। ये कृष्ण का युग है। इस युग में आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन कमजोर है तो कम्युनिकेशन अपनी अच्छी कीजिए, ये बहुत जरूरी है। गुरु नानक ने कहा, एक ने कही दूजे ने जानी, वही नानक सच्चा ब्रह्म ज्ञानी। तो आपको कोई भी भाषा आती हो, लेकिन पहले उस भाषा में अपने को एक्सप्रेस करना सीखिए। और कम्युनिकेशन भाषा होती नहीं, कम्युनिकेशन में आपका ज्ञान, आपका धैर्य, आपका व्यक्तित्व, आपकी समझ सब कुछ आती है। इसके लिए आपको घर में बहुत मेहनत करनी होगी। आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि फला व्यक्ति ने हमें पछाड़ के सामने वाले के पास वो बात प्रोजेक्ट कर दी। अगर कर दी तो आप करना सीखिए, अपने इनहिबिशंस को तोड़िए। आप क्यों ये बात बार बार सोच रहे हैं? हमारी समस्या क्या है अलका जी, कि हम फला फला लोगों पे बहुत फोकस करते हैं और अपनी कमियों पे कभी फोकस नहीं करते। इसलिए हमें बस एक ही शिकायत रहती है कि वो फला ने जाके फला को इम्प्रेस किया और हम पीछे छूट गए। आप पीछे छूट गए तो आप आगे बढ़िए ना, किसने रोका है? इस जमाने में जिसके पास वैल्यूज हो और जिसके पास कॉम्पिटेंसीज हो, मैं हमेशा कहता हूं योग्यता और जीवन मूल्य अगर दोनों एक साथ जुड़ गए तब आप सबसे बेहतरीन इंसान हैं। कोई आपको पछाड़ नहीं सकता। ये सब कहना बेमानी है। 1-2 मिनट के लिए ऐसा लग सकता है कि किसी ने मुझे हरा दिया, लेकिन ओवरऑल आप बड़े बड़े लीडर्स की लाइफ देखें। मैं तो साफ साफ कहता हूं, सचिन तेंदुलकर की लाइफ देखिए आप, नारायण मूर्ति की आप लाइफ देखिए। क्या इनको भी तो बहुत सारी परेशानियां आई होंगी अपनी तरफ से, कितनी सारी परेशानियां होंगी। हमारी समस्या क्या है कि हमें पता ही नहीं कि हम चाहते क्या है। हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में खुश नहीं, घर में हैं, घर में खुश नहीं, सड़क पे हैं, सड़क पे खुश नहीं, सो रहे हैं तो खुश नहीं, जाग रहे हैं तो खुश नहीं। फिर खुश किस बात से? फिर क्या कहेंगे हम कि जी भारत में बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ भी संभव नहीं है इस देश में। इन बातों का क्या मतलब है आप मुझे बताइए। अरे साहब, आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो, जर्मन सीखो, पर्सनैलिटी डेवलप करो। ये करने से क्या मिलने वाला कि मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ मी, मिस्टर वाई इज अहेड ऑफ मी? क्या मिलने वाला इसमें? बिल्कुल। एक कहावत है कि इंस्टीट्यूशन पॉलिश द पेबल्स बट दे डिम द डायमंड्स। आप संस्था से ही आशा नहीं कर सकते कि संस्था आपको बड़ा बना देगी। संस्था सिर्फ पत्थरों को बस तराशती है, बट दे पॉलिश द डायमंड्स। और बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि धैर्य होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। तो ऐसे में हम सभी ये चाहते हैं कि धैर्य रहे, संतुष्टि रहे, हम खुश रहें। तो लेकिन जब विचलित करने वाली परिस्थिति आए तो उससे कैसे उबरा जाए? डॉक्टर लीला, जब गुस्सा आता है, व्हेन यू फील रियली एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, उस वक्त पे कैसे किया जाए? हाउ टू ओवरकम इट? इसका कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं, मुझे भी गुस्सा आता है। इसका कोई मैजिक वॉन्ड तो नहीं है, लेकिन ये सस्टेनेबल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहाँ पे आप कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम योग करते हैं, हमारी फूड हैबिट्स बहुत अच्छी है, हम अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें लगातार चलने की चीज़ है, जो हम बोलते हैं सेकेंडरी सिस्टम दैट नीड्स टू बी कंडीशनड वेल। आपको वो हमेशा हेल्प करता है। रही बात मोमेंटरी गुस्से की, तो ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप गुस्सा किसके सामने, किस वक्त और किस स्थान पे, समय काल और पात्र, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पात्र कौन है और समय क्या है और स्थान क्या है।
अगर ये 3 चीज आपके दिमाग में रहे तो शायद आपके गुस्से का वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप, क्योंकि गुस्सा का कोई परिणाम तो आता नहीं है, दुष्परिणाम ही आता है। सिर्फ दुष्परिणाम आता है, कोई परिणाम लेके नहीं आता है। और हर गुस्सा अफसोस के साथ ही अंत होता है। बिल्कुल। तो क्यों ना ऐसा रखा जाए कि चलो भाई, हमारे जीवन में कोई एक ऐसा संबंध है जो बिल्कुल सेफ्टी वॉल्व की तरह है कि हम उसके सामने वेंट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, हम वो जगह समझते हैं। बाकी तमाम रिश्तों में, तमाम जगहों पे अगर आप में थोड़ी सी भी विवेक के साथ आप जीवन जीते हैं तो आपको लगेगा कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं इसको कुछ और भी कहना चाहूंगा, जो आपको समझता है वो आपके गुस्से को झेल लेगा, क्योंकि वो गुस्सा नहीं देखता, गुस्से के अंदर के भाव को देखता है। क्योंकि गुस्सा तो काली घटा की तरह आती है और उसके नीचे बिल्कुल खुला आकाश होता है। तो वो जो आपको बहुत समझता है वो खुला आकाश देखता है, तो आपसे ऐसे कहेगा, अच्छा ठीक है, हम ये काम नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है, आप मान जाओ अब। लेकिन जो आपको नहीं समझता वो सिर्फ उस काली घटा की भयावहता की चर्चा करता रहेगा। क्या बिजली कितनी बार कड़की, कितने भारी भारी बूंद गिरे, कितनी कड़वाहट थी, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता रहेगा। थोड़ा समझदार बनिए, देखने की कोशिश कीजिए। और दूसरी हम बात करें संतुष्टि की, जैसा हम बात कर रहे थे कि जिंदगी में सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, बट जो कहा जाता है कि जब आपके पास बेसिक चीजें हो गई देन यू शुड बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। लेकिन ये पैमाना तो हर किसी के लिए अलग है। जो किसी के लिए बेसिक है शायद मेरे लिए लग्जरी है, या जो मेरे लिए बेसिक है वो शायद किसी और के लिए लग्जरी है। तो यू नो हाउ टू सेट दिस। ये तो आपकी अपनी प्रायोरिटीज है लाइफ की। मैं हमेशा मानता हूँ एक व्यक्ति और व्यक्ति की प्रायोरिटीज है और कुछ नहीं है। क्योंकि नेचर आपको हर चीज की सजा देता है और हर चीज की दुआ भी देता है। आप ज्यादा लग्जरीज में रहते हैं, दूसरे के कॉस्ट पे रहते हैं, तो नेचर फिर आपको सजा देता है, आपके शरीर को बिल्कुल ही बेजान बना देता है, आपकी सोच को बेजान बना देता है और आप तिल तिल के जीते हैं। नेचर तो कहता है मेहनत करो साहब। नेचर का मतलब ही है कि आपको कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, यही है प्रकृति। तो बाहर निकलने के लिए दौड़िए, भागिए, देखिए, समझिए। जब आप बहुत लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं तो आप एक अपनी अलग दुनिया बनाते हैं और वो एक कैद की दुनिया है और आप उसी को सबसे बड़ी दुनिया मानते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया के कोई भी महल, एक सूरज और निकला हो और एक सामने बेजान धरती हो, क्या उससे खूबसूरत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकृति ने ऐसा हमें बनाया ही है। मैं तो इतना कहूँगा कि ये आपको और मुझको फैसला करना है, सबको फैसला करना है कि आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ का क्या है और सीमाएं क्या आपने बांधी हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी आसान ये समझ होगी आपकी, शायद, मैं नहीं कहता कि लग्जरी बुरी चीज़ है, मैं कभी नहीं, बुरी चीज़ होती है आराम। कोई चीज़ हम आराम के लिए ले रहे हैं तो वो बुरा है, लेकिन वो ज़रूरत की चीज़ होनी चाहिए, वो हमारी आवश्यकता की चीज़ होनी चाहिए, न कि विलासिता और दिखावे की चीज़ होनी चाहिए। इस दोनों में ये थिन लाइन जिसको समझ में आता है, शायद जीना बहुत आसान है। And there's this web of relationships around us where we are playing our individual roles and we have our own places and we have our own roles to play. But then there's this one role that we play in a combined fashion, all of us together, being citizen of one nation. How to be a responsible citizen and how do you define it? I think you have answered this question, that how to be responsible citizen. You know, when you are a citizen, you have to follow two attributes. One is responsibility for yourself, and the second is accountability for others. So if I am responsible to myself, it means in my home. That's very simple. I know where I am heading, I know what is my goal, I know who are the people who are looking towards me, I know how I should move on in my life, I know what is my test, what is my means. I'm very much careful about my means to reach to a certain end. This is responsibility. The moment I become accountable, I become answerable to others. Absolutely. Then where is those others? Others are unknown people, others are nation, others are rule of law, others is constitution. So this needs a balance. So what will balance this? Discipline. So a good citizen is a person who moves with responsibility, believes in accountability, and balance it with discipline.
you know, there's a sense of irresponsibility that we see in people around us. Not that, you know, they don't love their nation, they love the country, they feel the responsibility, they are proud of their nation, but still there is this feeling of irresponsibility around us. How do we deal with it? When you talk to so many people in middle class, they will say, I love our parents a lot. Any outsider can say they love their parents a lot. You know, they are crying a lot after their death. Or they have a huge photograph in the room. You know, from outside we can say that. It's unfair. We cannot speak like this. That we are different outside and we are different inside. It cannot be. If I can understand any people with a sensitiveness, with a sense of compassion, you tell me how it can be different outside. It cannot. We need to understand this distinction well. We are trying to create a dual personality in ourselves. It is not. Somewhere there is a difference of fraction, somewhere there is a difference of percentage. It is not like that I love my nation. Oh, when I love my nation, I will not love my father, my mother, my sister, my brother, my wife, my kids, my teachers. What do you mean by loving the nation? What does it mean? In geography, it is a boundary. It is, yes. Yes, in history it is a story. In political science it is a law. Then what do you mean by loving the nation? When I say I don't love my birthplace, I want to forget it because I am settled in Delhi or I am settled in America, I want to forget what has happened behind. What do you mean by loving the nation? It's a huge statement, loving the nation. It's a huge statement. Umesh Chandra Banerjee said, India was nation in making. We don't have our mother tongue. We don't feel proud in speaking Hindi. We never feel proud of that. We don't want to read Premchand, Sharat Chandra, Rabindranath Tagore. We don't want to read them. I mean, middle class family in Delhi, in metropolitan cities, they never advocate regional language, regional literature to be learned by the children. What do you mean by that I love my nation? I have always said it's a very serious and huge statement. And contradictory. Yes, it's contradictory. Yeah, absolutely. और नागरिक के बाद अब बात लीडरशिप की करें, अगर नेताओं की करें, और खासतौर पर आजकल का जिस तरह का माहौल है, बदलाव की एक लहर के तौर पे इसे देखा जा रहा है, एक अच्छी लीडरशिप के मायने आज के समय में क्या है? लीडर का मतलब क्या होता है? जो मेरे सपनों को बड़ा कर दे, मुझे वो दिखा दे जो मैंने देखा नहीं, जहाँ जिसको देख के हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, हमारे सारे डर खत्म हो जाएं, हम निर्भीक हो जाएं, हम वीर बन जाएं, हम खुद ही रिसोर्सफुल लगने लगे और हम उसकी तरह जीना चाहें। लीडर ये होता है, एक इबादत होता है, जहां पर बच्चों का नामकरण उसके नाम से होने लगता है, बिल्कुल, जहां पे वैल्यूज उसके नाम से डिफाइन होने लगता है। वो जो पहनता हम वैसे ही पहनना चाहते हैं, वो जो बोलता है हम वैसे ही बोलना चाहते हैं। ये एक परिवार की आवाज नहीं होती, एक समाज की, एक राज्य की, एक देश की आवाज होने लगती है। ये कितना बड़ा कद है लीडर, ये बहुत बड़ी। वो कौन बनेगा जो डूबा है, हर दिन अपने आप में डूबा है, जिसका सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई है, जिसका इंट्रोस्पेक्शन बहुत हाई है, और जो चीज अपने लिए नहीं मांगता। जब तक आप स्वयं से मुक्त नहीं होंगे, आप क्या किसी को देंगे? हम तो असेंबलर्स है, मिडिल क्लास असेंबलर है। वो सिर्फ असेंबल करता है, वो सोच समझ के एक अपने कपड़े भी किसी को देता है, अपने सारे नॉलेज, अपने सारे ज्ञान को कंप्यूटर्स में छिपाता चलता है, हर कुछ छिपाता है। लीडर के पास क्या छिपाने को है? वो लोगों को देना चाहता है। तो ये बहुत बहुत ऊंची चीज है, जिसकी शुरुआत धरती से होती है। Can such leaders be made? It's a very difficult question, or very typical question, whether leaders are born or made. You know, first you have to take birth. On the lighter side, you have to take birth. Yes, it will be. You can be made. Therefore, you need teachers. Therefore, you need wonderful parents. Therefore, you need an ignite inside. Therefore, you need a nature to help you, to make you strong. Leaders are made. आपके आइडियल कौन है? विवेकानंद,
और गांधी से मैं बहुत प्रभावित रहा, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप मुझे रोल मॉडल कहेंगी तो मेरे पिता, मेरी माँ, ये मेरे रोल मॉडल हैं। और विवेकानंद से मेरा परिचय मेरे फैमिली में मेरे फूफा ने कराया, उन्होंने मुझे विवेकानंद से परिचय कराया। लेकिन मैं शायद जब भी विवेकानंद को पढ़ता हूँ, गांधी को पढ़ता हूँ, तो लगता है कि वो सारी पढ़ाई मैं अपने माता पिता में देखता रहता हूँ। एक अच्छी जिंदगी जीने की नसीहत हम ले रहे हैं डॉक्टर निलय से, इसके राज हम जान रहे हैं और अब खुद उनको थोड़ा सा करीब से जानने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर निलय, ये बताएं कि ये जो फील्ड है ये कोई बहुत आम नहीं है कि हम किसी से मिलें और वो कहें कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हम इस तरह के काम करते हैं, हम लोगों को सलाह देते हैं। आपका आना कैसे हुआ इस तरफ? मैं कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज मैंने क्वालिफाई किया और फिर मैं उस नौकरी में गया नहीं। तो वहाँ पे जब मैंने क्वालिफाई किया तो बेंगलोर में मुझे ढेर सारे करीब 250 कैडेट्स थे वहाँ पे, और सब ने कहीं ना कहीं सब जिनका नहीं होता था तो मैं उनको बहुत उत्साहित करता था कि क्या हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ और होगा। तो मुझे पहली बार मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने मुझे बहुत सीरियसली कहा कि आप मोटिवेट कर देते हैं, आप किसी को उत्साहित कर देते हैं, आप यही करना कुछ। और बस उसके बाद जैसे कहते हैं आप जो चाहते हैं रास्ता बनने लगता है। कहीं ना कहीं से मुझे लगा कि ये डेस्टिनी का कॉल है और मैं उन्हीं जगहों पे पहुंचता रहा जहां मुझे पहुंचना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं से ये एहसास था कि व्यक्ति को खुश होना चाहिए। मैं शुरू से बहुत प्रोटेक्टिव आदमी रहा। कोई अगर कमज़ोर है क्लास में तो मैं उसे प्रोटेक्ट करने लगता था। कोई घर में कमज़ोर है, मुझे वो लोग इम्प्रेस नहीं करते थे जो ब्राइट होते थे, ब्रिलियंट होते थे। हाँ, मुझे वो लोग बहुत इम्प्रेस नहीं करते थे। मैं हमेशा उन लोगों को तरफ देखता था जो पीछे छूट रहे हैं, और फिर मैं कहता था कि नहीं, क्यों नहीं संभव है, ये है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर था। फिर इन सारे विचारों को आप सब कह सकते हैं विस्तार और विविधता मुझे अपने पिता से मिली, और कहीं ना कहीं से स्थायित्व और स्थिरता मुझे अपनी माँ से मिली। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहा और मैं उसी में कंडीशन होता रहा और मैं आज। और आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि यूर एब्सोल्युटली वंडरफुल टीचर, कि आप बैक बेंचर्स पे ज्यादा ध्यान देते होंगे बजाय उन बच्चों के जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन पिछड़ने वाले क्यों पिछड़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन टीचिंग को लेके बहुत अच्छा नहीं है। आज हम देखते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टीचिंग मैं नीचे क्या मैं कहूंगी कि आता ही नहीं है। एंड अगेन आई रिपीट, अनफॉर्चुनेटली ऐसा एटीट्यूड है। ये कैसे बदला जाए? देखिए, मेरे ग्रैंडफादर टीचर रहे, डॉक्टर चंद्रभूषण, वो टीचर रहे, तो मैं टीचर के ही परिवार का रहा। ये तो माँ बाप की कहीं नहीं, मिडिल क्लास की ग्लोबलाइजेशन की उपज है। ये कहीं ना कहीं से उसकी उपज है। देखिए, विकासशील जो देश होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देता है। तो वहाँ पर आप फैक्ट्रीज भी बनती हैं, हॉस्पिटल्स भी बनते हैं, स्कूल्स भी बनते हैं, लेकिन इन सभी के बीच में एक खास बात आ जाती है, वो हो जाता है कस्टमर। सारे रिश्ते एक कस्टमर के रूप में टर्न होने लग रहे हैं। तो वो टीचर में वो बात, टीचिंग की फील्ड में वो कस्टमर शब्द कहीं ना कहीं से मैच नहीं करता, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इन चीज़ों को। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे आसपास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए वो बहुत बड़ा कारण है, जिसमें टीचिंग फील्ड पीछे छूट गई। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि कोई देश में शिक्षा तभी आगे बढ़ती है जब उस देश की भाषा, उस देश के जो लोग हैं उनको अपनी ट्रेडिशनल शिक्षा पे भरोसा हो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं से ये हमारा भरोसा टूट रहा है। हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि एम्पावरमेंट क्या है, पावर आने से ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा कमाने से आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा बनते हैं, आप शिक्षक बन के क्या करेंगे। ये जो दुविधा है मिडिल क्लास की, ये जो दुविधा है लोअर मिडिल क्लास की, ये दुविधा सिर्फ ये आर्थिक विकास और हमारे आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं ये उसका नतीजा है। अगर हमारे देश में ये आस्था, आप जापान में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, आप ब्रिटेन में जाइए, वहाँ अभी भी उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी शिक्षा प्रणाली है,
वो अपने एजुकेशन सिस्टम से बहुत प्रभावित है। तो उनका हमेशा फोकस होता है कि हम अपने व्यक्ति को, अपने देश के लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाएं। हमारे देश में ये फोकस हट गया है कहीं ना कहीं से, हम फोकस से अलग हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि पैसा कमाना, अच्छे ओहदे पे पहुंचना ही जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन किसी को शिक्षित करना और वैचारिक रूप से मजबूत बनाना, ये शायद हमारे कहीं ना कहीं से प्रायोरिटीज में नहीं आते। इसलिए शिक्षा एक ईगो की चीज हो गई है, डिग्री की चीज हो गई है। शिक्षित होना एक अहंकार की चीज हो गई है। जिस देश में 630 मिलियन लोग सैनिटेशन फैसिलिटी से प्रभावित हों, 250 से ज्यादा मिलियन लोग को आपको मेडिकल फैसिलिटीज ना हो, आप सब खुद बताइए एक शिक्षित होने का कितना महत्व है। लेकिन शायद हमारा फोकस कहीं अलग हो गया है। बट आई एम श्योर आपको देख के और भी बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते होंगे और आगे भी होते रहेंगे। और टीचिंग में हम चाहेंगे कि हमारा बेस्ट टैलेंट जो है वो टीचिंग में आना शुरू हो। और आप बहुत ही अच्छे कवि भी हैं, तो अगर आप अपनी लेखनी से निकला हुआ कुछ हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैंने एक अपने संघर्ष के दौर में कविता लिखी थी, वो शायद मेरी पहली कविता थी। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि माँ के निशब्द सपनों को और पिता के बढ़ते कदमों को, कुछ थमा देख कुछ थका देख, उनके मन को कुछ झुका देख, देखो मैं यह प्रण कर चला, मैं फिर कुछ आगे बढ़ चला। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। ये हमारी पहली कविता थी। और इसमें एक ओज है, एक मोटिवेशनल फैक्टर है, जैसे युवाओं को वो प्रेरित करता है कि पीछे वालों को भी साथ लेके चलें और आगे बढ़ना तो आपका काम है ही। ऐसे में युवाओं के लिए आपका संदेश क्या है? क्योंकि आज के युवाओं को लेके बिल्कुल बटी हुई है मानसिकता। कुछ लोग कहते हैं कि आज के युवा बिल्कुल भटके हुए हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, देखिए जब सोशल इश्यूज आते हैं तो हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव आए और हिंदुस्तान इम्प्रूव करे। आपकी क्या धारणा है? पहले मैं कहना ये चाहता हूँ कि युवा बहुत अच्छे हैं। हमें ये मानना चाहिए कि बदलाव के समय की वो उपज है। तो पहले आप जैसे भी हैं उनको स्वीकार कीजिए। हाँ, कहना मैं उनको ये चाहता हूँ कि वैल्यूज का साथ ना छोड़ें। मैथिली शरण गुप्त की कविता है, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। इतने सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होता है और तरह तरह के लोग, तरह तरह की समस्याएं रहती होंगी, वो आपको पर्सनली कैसे फायदा पहुंचाता है? ये मेरे लिए एक यात्रा है, बिल्कुल यात्रा। आप यकीन मानिए, जब मैं क्लास में होता हूँ मुझे लगता है मैं स्वयं से बातें कर रहा हूँ। 2-3 मिनट की इंट्रोडक्शन के बाद मैं शायद कहीं अपने आप में खो जाता हूँ। मुझे लगता है इनकी समस्या मेरी समस्या है, मुझे लगता है इनकी खुशी मेरी खुशी है। मैं शायद अपने आप में ही सब कुछ ढूंढने लगता हूँ। तो शायद साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मेरे अपने अनुभव से लोगों की समस्याएं भी एक ही हैं। हमारी समस्याएं क्या हैं आप मुझसे पूछेंगी, जितनी भी जगह मैं गया उन्होंने मुझे समझा नहीं जिनको मैंने समझा। मैं जिस जगह पे हूं मुझे खुशी नहीं है डॉक्टर निलय। जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमारे साथ पूर्वाग्रह से क्यों रहते हैं डॉक्टर निलय? क्या हमारे बच्चे हमें उतना प्यार देंगे? हम अपने माँ बाप को नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर निलय। हम नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। हम खुश नहीं हैं। सब कुछ है हमारे पास पर हम खुश नहीं हैं। समस्याएं सबकी एक है, यही तो कुदरत का खेल है। हम सब एक है, हम अलग है ही नहीं। एक जगह पे आके हम सब एक हो जाते हैं। एक तो ये लियो टॉल्स्टॉय की जो रचना है अन्ना करेनिना, उसकी शुरुआती लाइन में ही है, उन्होंने लिखा है कि खुशियों में घर के सारे लोग एक ऐसे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है तो सबके दुख अलग अलग हो जाते हैं। बहुत खूब। तो ऐसे में जब
लोग कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम लेके आते हैं या उनका मोटिवेशनल लेवल बहुत नीचे होता है, डीमोटिवेटेड है, तो क्या कोई टेक्निक्स हैं ऐसे जिससे आप उनको फायदा पहुंचाते हैं? मैं सबसे पहले ढूंढता हूं कि उनमें सबसे बेहतरीन चीज क्या है। देखिए, हम कमजोर कब फील करते हैं? जब मजबूती हमारा साथ छोड़ दे। जब मजबूती हमारा साथ छोड़ देती है, हम कमजोर फील करते हैं। वो मजबूती शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, बौद्धिक भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। तो मेरा सबसे बड़ा काम यह है कि उस व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत क्या है जो उससे छूट चुकी है, मैं उसको तलाशता हूं अपने काउंसलिंग सेशंस में, अपने ट्रेनिंग में, अपने प्रशिक्षण में, और धीरे धीरे करके वो तमाम चीजों को उसके पास सहेजने लगता हूं। मैंने बहुत से लोग देखे जिनकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, ख्वाहिश थी और बहुत पढ़ते थे, उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। तो मैं धीरे धीरे उनकी वो आदत डेवलप करवाता हूं, उनको लेके जाता हूं, जिसमें आप ट्रेनिंग के डिफरेंट मैनेजमेंट गेम्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो सब अपनी अलग चीजें हैं, केस स्टडीज हैं, रोल प्लेज हैं, कंटेक्चुअल सिचुएशंस हैं, वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है कि मैं आत्मविश्वास से भरा रहूं, और वो तब संभव है जब आप मेरी ताकत मुझे वापस दे दें। वो जैसे कवच कुंडल, आप उसको वापस दे दीजिए, और कवच कुंडल तब दिया जा सकता है जब टीचर बहुत शिद्दत से उस काम में लगे। और उसके बाद मैं हमेशा चाहता हूं कि वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखें, लिटरेचर में इंटरेस्ट रखें, योग में इंटरेस्ट रखें, जिससे कि वो अपने को कंडीशन करते रहें और एम्पावर्ड होते रहें। राइट। और पर एक वक्त कभी कभी ऐसा आता है जब व्यक्ति चाहता है कि उसकी मदद हो, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह से बंद कर लेता है। वो इतना डीमोटिवेटेड है, इतना डिप्रेस्ड है कि बाहर से आने वाली किसी बात को भी वो अपने तक पहुंचने नहीं देना चाहता। उसको नहीं रहना इस कंडीशन में, इस अंधेरे में, लेकिन बाहर निकलने को भी वो तैयार नहीं। ऐसे में आप कैसे मदद करते हैं? या कोई स्थिति में हो तो क्या कोई ऐसे सरल टेक्निक्स हैं जो वो खुद से अप्लाई करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है, मैं उनको कहता हूं कि आप सुबह उठ जाइए। हमेशा वो हंसते भी हैं बार बार कि सर हमेशा उसी बात पे आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपके किसी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दे सकता जब तक आप उठेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, और आप तब उठिए जब बाकी लोग सोए हों। इट मीन्स थोड़ा जल्दी उठिए। मैं हमेशा 3 फिटनेस की बात करता हूं, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस। मैं कहता हूं कि तीनों पर ही हमारी पर्सनैलिटी टिकी हुई है। इमोशनल फिटनेस का मतलब हमारे संबंध, फिजिकल फिटनेस हमारा शरीर, मेंटल हमारा मानसिक अवस्था। तो मैं कहता हूं सबसे पहला शरीर है। यहां पर आप किसी के संबंध और रिश्तेदार नहीं है, आप बिल्कुल स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व है। तो सबसे पहले तो आप उठिए। कोई सोल्यूशन नहीं है अगर 7 बजे सुबह कोई आदमी उठता है और उसे सुबह बिस्तर छोड़ने की ख्वाहिश नहीं है, संसार की कोई ट्रेनिंग आप दे दीजिए, उस पर कभी काम नहीं आएगी। The person will have to leave the bed in the morning and will do exercise very sincerely. करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, ये तो मतलब भगवान का देखिए खेल क्या है। आपको शरीर दिया, शरीर ने कहा जी नंदितेश हम पे ध्यान दो। सिंसियर बात है। मैंने कहा ठीक है जी, आपका ख्याल रखूंगा। दिमाग ने कहा नंदितेश कुछ पढ़ो तो। पढ़ोगे तभी तुम्हें विचार दूंगा, और जब विचार दूंगा तब तुम धनी महसूस करोगे। मैंने कहा अच्छा जी पढ़ रहा हूं। और फिर इमोशन ने कहा रिश्तों का ख्याल रखो। तो जब आप ये 3 चीजें करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप में बदलाव आता है। ये बदलाव वास्तव हो सकता है 6 महीने ले ले, 1 साल ले ले, 2 साल ले ले, लेकिन बदलाव आएगा, जरूर आएगा। और आखिर में हमारे युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपनी, क्योंकि दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उनके अंदर इतनी ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा सही दिशा में जाए, सही तरह से चैनलाइज हो, ये बहुत अहम है। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, युवाओं को कोएग्जिस्टेंस जरूर सोचना होगा। मुझे आज के युवाओं को ये बात बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि वो कोएग्जिस्टेंस को ना भूलें। वो ये ना सोचें कि जो वो है वही है। उन्हीं की सोच, उन्हीं की समझ सब कुछ है। वो कहीं ना कहीं यहीं से एक अकेलापन, एक अकेला रास्ता निकाल रहे हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसा करना चाहिए। वो सहभागिता का अर्थ समझे।
साथ जीने का अर्थ समझें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डार्विन ने कहा है कि संसार की कोई भी स्पीसीज हो, वो सरवाइव तभी कर सकती है जब वो लोगों के साथ रहे और जब वो एडेप्टेबल हो। दोनों बातें हैं। तो युवाओं का मेरा एक ही संदेश है, कॉम्पिटेंसी से कोई बड़ा नहीं बनता, योग्यता से कोई बड़ा नहीं बनता। बुद्ध ने भी अपने अंतिम मैसेज में कहा कि जो व्यक्ति अवलोकन करता है, जीवन प्रयोजन के साथ जीता है, जो अपने आप से बात करता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, ऐसी जिंदगी, एक दिन ऐसी जिंदगी जो नहीं जीता, ऐसी 200 साल की जिंदगी से अच्छा है कि मैं कोई एक दिन की जिंदगी इन सब चीज़ों के साथ जीऊँ। तो युवाओं का बस एक ही संदेश है, दूसरों के बारे में भी सोचो, जो आपसे बड़े हैं उनके बारे में, जो आपसे छोटे हैं उनके भी बारे। इतनी खूबसूरत बात पे ही हम आपको बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे डॉक्टर निलय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, न सिर्फ अच्छा लगा, बहुत सी बातें सीखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक्स।